हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ क्लास 8 चैप्टर 3 दिल्ली सुल्तान्स का। ये जो क्लास 8 हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है दिल्ली सुल्तान, उनका ये सेकंड पार्ट है। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने देखा था वहाँ के सुल्तान के बारे में कि कैसे वो कैप्चर करते थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी हम लोगों ने देखा था। तो आगे देखिए, हम लोग देख रहे थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो लाइक द अर्लियर सुल्तान्स, द खलजी एंड तुगलक मोनार्चिस अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स। क्या करते थे ये मिलिट्री कमांडर्स को रखते थे एज गवर्नर ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइजेस। मतलब कि वेरिंग साइजेस मतलब एक जो टेरिटरी होती थी काफ़ी विशाल होती थी और उसलिए वहाँ के लिए आर्मी भी बहुत विशाल होती थी। दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता। इसको क्या, जो लैंड उनको दिया जाता था, जैसे कि कहने का देखिए अर्थ है कि जो लैंड मिलिट्री वालों को दिया जाता था उनके लीडर को, उसे इक्ता बोला जाता था ना। और जो इस लैंड का होल्डर होता था, मतलब जो देख रेख करता था, उसे इक्तादार या मुफ्ती कहा जाता था। तो द ड्यूटी ऑफ द मुफ्ती का ड्यूटी क्या था? टू लीड मिलिट्री कैंपेन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। मिलिट्री में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ठीक है। इन एक्सचेंज ऑफ देयर मिलिट्री सर्विस द मुफ्तीज कलेक्ट द रेवेन्यू। और क्या करते थे? ये रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करते थे। किसके लिए? इन लोगों के सैलरी के लिए। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्डर्स फ्रॉम दिस रेवेन्यू। उसी से उनको टैक्स पे करते, टैक्स से इन लोगों को सैलरी देते थे। कंट्रोल वर मुफ्तीज वर मोस्ट इफेक्टिव। और मुफ्तीज का जो कंट्रोल था वो काफ़ी इफेक्टिव था। इन देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेटेबल एंड इफ़ दे आर असाइंड इफ्तार फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर द बीइंग शिफ्टेड। कुछ समय के लिए, छोटे समय के लिए ही इनको हायर किया जाता था, फिर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता था। दीज हर्स कंडीशन ऑफ सर्विस वर प्रीवियसली इम्पोज्ड ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक। अकाउंटेंट्स वर, देखिए जो अलाउद्दीन खलजी और बाद में मोहम्मद तुगलक आए, इन्होंने अकाउंटेंट्स भी रख रखा था। किस लिए? वो चेक करते थे कि कितने अमाउंट में जो मुफ्ती है वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ध्यान देखते थे कि जो मुफ्ती था जो कलेक्ट कर रहा है टैक्स का, ऐसा तो नहीं कि वो ज़्यादा कर रहा है या कम कर रहा है, या ज़्यादा कर रहा है तो हमें, ऐसा तो नहीं कि हमें कम दे रहा है। तो इन सब चीज़ों पे भी नज़र रखी जाती थी, ठीक है। ये मोस्टली, जैसे कि देखिए अगर हम शासन की अभी बात करें तो मतलब शासन क्या है, जो कंट्रोल्ड है वो पीएम के पास भी है, सीएम के पास भी है। लेकिन पीएम के पास पूरे केंद्र का रहता है और सीएम के पास किसका रहता है? मतलब राज्य का रहता है। तो वैसे ही जो ये लोग थे गवर्नर जो रखे गए थे, इनके पास राज्य का था, मतलब कुछ ही समय कुछ जगह का रहता था, ठीक है, छोटा था इनका। एज द दिल्ली सुल्तान्स ब्रॉड द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ अंडर देयर कंट्रोल। जैसे जैसे जो दिल्ली के सुल्तान थे वह दिल्ली के अंदर के, मतलब अंदर शहरों के साथ जब दूर दूर के एरिया में कंट्रोल करने लगे थे, तो दे फोर्स द लैंडेड चीफेंट्स द समानता अरिस्टोक्रेट्स एंड रिच लैंडलॉर्ड्स टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। तो वहाँ के रहने वाले जो लोग समानता, मतलब जो रिच लैंडलॉर्ड्स थे, उनसे कहते थे कि आपको मेरी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना होगा, मतलब हम जो कहेंगे आपको वही करना होगा। अंडर अलाउद्दीन खलजी के अंडर में स्टेट ब्रॉड द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। और जो अलाउद्दीन खलजी के समय में इन लोगों से ही टैक्स लिया जाने लगा था। द राइट ऑफ लोकल चीफेंट्स ऑफ लेवी टैक्सेस वर कैंसल्ड एंड दे आर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस। मैंने बताया ना कि इनके सारे अधिकारों को ख़त्म कर दिया गया था और इनसे भी फोर्सली टैक्स लेने लगा गया था। द सुल्तान एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर द लैंड। जो सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेटर थे वो लैंड को मेज़र करते थे। देखिए पहले कितनी सेंचुरी की बात है ये? 12th सेंचुरी की बात है ना, कितने समय पहले की। ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर्स के समय होता था, ब्रिटिशर्स तो बहुत बाद में आए थे 1819 में ना। फिर देखिए कि उसका रिकॉर्ड भी अकाउंटेंट काफ़ी केयरफुली रखता था जो ज़मीन मेज़र करता था। सम ऑफ ओल्ड चिफेंट्स एंड लैंडलॉर्ड सर्व द सल्तनत एज रेवेन्यू कलेक्टर्स। कुछ पुराने जो चीफ होते थे, लैंडलॉर्ड थे, वह सल्तनत या सुल्तान के लिए काम करते थे। किस पोस्ट के लिए? रेवेन्यू कलेक्टर्स होते थे। एंड एसेसर्स मतलब उनको राय देने वाले होते थे। उस समय 3 तरह के टैक्सेस होते थे। ऑन कल्टीवेशन, देखते हैं कि कल्टीवेशन पे जो लगता था उसे खर्च बोलते थे। एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस। मतलब कि देखिए पहली बात ये है कि जो कैप्चर कर रहे थे गंगा और यमुना के दोआब को, मतलब कि आसपास के एरिया को, जंगल को कैप्चर कर रहे थे।
और जो गंगा जमुना के आसपास का दोआब या जो एरिया होता है वो काफ़ी फर्टाइल होता है, काफ़ी उपजाऊ होता है, बहुत अधिक मात्रा में वहाँ अनाज होते हैं। इसलिए पीजेंट से किसान जो भी प्रोड्यूस करते थे उसका 50% वह इनको दे देते थे। ऑन कैटल पे भी था और हाउसेस पे भी था। कैटल मतलब जो ये एनिमल्स रखते थे चरवाहा, उनको भी देना होता था, और जो घर में रहते थे उसका भी देना पड़ता था। और इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर द लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली। फिर भी इम्पॉर्टेंट रखना पड़ेगा कि अभी भी दिल्ली के कुछ पार्ट ऐसे थे, दूर के पार्ट्स, जो इनके दिल्ली के सल्तनत के कंट्रोल से बाहर थे और उस पर कंट्रोल करना अभी भी मुश्किल था, जैसे कि बंगाल और दिल्ली से कुछ दूर सदर्न एरिया में। ठीक है, अभी भी ये जो रीजन था काफ़ी इंडिपेंडेंट था, मतलब कि इनके शासन से दूर था। इवन इन द गंगेटिक प्लेन देयर वर फॉरेस्टेड एरिया। जो गंगेटिक प्लेन थे वहाँ फॉरेस्टेड एरिया थे। द सल्तनत फोर्स कुड नॉट पेनिट्रेट लोकल क्राफ्ट्समैन एस्टेब्लिश द रूल इन दिस रीजन। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो एरिया था वहाँ पे क्राफ्टमैन जो थे वो इस्टेब्लिश हो गए थे। समटाइम्स रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक जो दोनों थे कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दिस एरिया, और इस एरिया में रहने वाले लोगों को फोर्स करते थे, किस लिए? अपने शासन को मानने के लिए, लेकिन फिर कुछ ही समय के लिए ऐसा कर पाए। आगे देखिए, द मंगोल्स अंडर गंगीज खान इन्वेड ट्रांसोनिया in northeast Iran in 1219 and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after. Mongol attacks on the Delhi Sultanate increased during the reign of अलाउद्दीन खलजी। देखिए, जब अलाउद्दीन खलजी का राज चलता था तो गंगेज खान था ये देखिए ट्रांसोसिना का, वो क्या करता था? अलाउद्दीन खलजी पे अटैक करता था, उनको अटैक करने की धमकी देता था, वॉर करने की। ठीक है, और दिस फॉर द टू रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। और यही रीज़न था कि जो अलाउद्दीन खलजी था, मोहम्मद तुगलक था, इसने बहुत ही क्या किया था? बहुत ही लार्ज आर्मी दिल्ली के आसपास पोस्ट करना मतलब खड़ा कर दिया था। किस तरह से किया था आइए देखते हैं। अलाउद्दीन खलजी के बारे में देखते हैं। दिल्ली वॉज अटैक ट्वाइस इन, जो अलाउद्दीन जब खलजी था तो उस टाइम दिल्ली पे 2 बार अटैक किया गया था, 1219 में और 1300 में। ठीक है, एंड 1302 से लेकर 1303 तक एज अ डिफेंसिव मेजर। ठीक है, ज़्यादा समय के लिए किया गया था, लेकिन अलाउद्दीन ने क्या कर दिया था? एक बड़ा आर्मी खड़ा कर दिया था। फिर यहाँ देखिए, द सल्तनत वॉज अटैक्ड इन अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक के समय में भी अटैक किया गया था। तो इसने भी क्या किया था कि मंगोल्स आर्मी जो डिफीटेड, जो मंगोल के जो आर्मी थे वो हार गए थे, मतलब इनकी भी आर्मी बहुत ज़्यादा थी। जो मोहम्मद तुगलक थे वो कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ, मतलब उन्हें कॉन्फिडेंट था किस पे? आर्मी के स्ट्रेंथ पे, आर्मी की ताकत पे भरोसा था। ठीक है, इसीलिए मंगोलिया के जो लोग थे वो हारते जा रहे थे। सेकंड देखिए, अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू ग्रेसियन टाउन। अलाउद्दीन ने आर्मीज़ के लिए एक नया टाउन बना दिया था, सीरी, जो सोल्जर्स के लिए था। और जबकि यहाँ पे सेकंड में देखिए, मोहम्मद तुगलक थे जो कंस्ट्रक्टेड न्यू गैरिसन टाउन, मतलब होता है जो आर्मी के लिए रखा जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, तो वो क्या किए थे कि जो दिल्ली के पुराने 4 शहर थे उनको खाली करके वहाँ पे आर्मियों को रहने की व्यवस्था कर दिए थे, और वहाँ के रहने वाले लोगों को वह न्यू कैपिटल वहाँ पे दौलताबाद भेज दिए थे, जो कि साउथ में था। आगे देखिए, इन लोगों ने क्या क्या किया था मंगोल से बचने के लिए, वही देख रहे हैं हम लोग। द सोल्जर्स हैड टू बी फेड, सोल्जर्स को फेड भी करना होता था। ठीक है, और दिस वाज डन फॉर द प्रोड्यूस कलेक्टेड, और उनको कैसे फेड मतलब किया जाता था? जो टैक्स वगैरह आता था उससे। गंगा यमुना काफ़ी फर्टाइल था, तो वहाँ के जो पीजेंट्स थे वो 50% अनाज अपना दे देते थे, उससे इन लोगों का खाना पीना होता था। और प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरियाज़ वॉज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड। इसी तरह इसमें भी लोग भी उसी एरिया से टैक्स लेते थे आर्मी को फीड करने के लिए। ठीक है, लेकिन इनके पास भी एक्सपेंस तो था ही ना, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी आर्मी रखेंगे उसका खर्च भी तो रहेगा, इसलिए ये कुछ टैक्स एक्स्ट्रा भी लगाते थे चीज़ों पे। ठीक, और यही रीज़न था कि मतलब टैक्स ज़्यादा लगाने की वजह से कुछ एरिया में भूखमरी या गरीबी आने लगी थी। अब ये देखिए,
द सोल्जर्स हैड टू बी पेड, सोल्जर्स को सैलरी भी देना पड़ता था। तो अलाउद्दीन ने चूज़ किया पे करने के लिए सैलरी, वो सैलरी कैश में ही देते थे, इक्तास नहीं, मतलब इक्तास मतलब ज़मीन वगैरह नहीं देते थे, ठीक है। द सोल्जर्स वुड बाय देयर सप्लाइज फ्रॉम द मर्चेंट, अब जब उनके पास, सोल्जर के पास जब पैसा होता था तो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को मर्चेंट के पास से ख़रीद लेते थे, लेकिन एक डर भी रहता था कि कहीं जो मर्चेंट है वह पैसा, जो सामान का जो प्राइस होता था उसको बढ़ा के ना करे, लेकिन इसके लिए भी व्यवस्था की गई थी। इसके लिए क्या था, इसके लिए ये था कि कोई भी मर्चेंट अगर अधिक पैसा लेगा तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देगी, जैसे मिलेगी, जैसे कि मान लीजिए किसी पीजेड ने सामान देने में आधा किलो का हेरफेर किया तो ये उनको सज़ा देते थे अलाउद्दीन कि उसके शरीर से आधा किलो मांस, उस मतलब व्यक्ति के, उस मर्चेंट के शरीर से आधा किलो मांस काट लिया जाए, ठीक है। तो इतनी कठोर सज़ा दी जाती थी। आगे देखिए, मोहम्मद जो तुगलक थे वो भी उनको भी सोल्जर्स को पेश करना, वो भी सैलरी मतलब कैश में ही देते थे, ठीक है, लेकिन वो प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पाए थे, ठीक। वो एक काम किए, जैसे कि पहले जो सामान ख़रीदने के लिए सिल्वर एंड गोल्ड का, जो दिखे ना, सिल्वर एंड गोल्ड के जो कॉइन्स देने पड़ते थे टैक्स पे करने के लिए, सामान ख़रीदने के लिए, अब वो कैसे, वो क्या कर दिए थे, अब वो बहुत ही चीप मेटल से बनने लगे थे। मतलब कोई सामान ख़रीदने के लिए, टैक्स देने के लिए जो पहले गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स देते थे उसकी जगह मेटल के कॉइन्स देने लगे। इससे क्या हुआ कि रुपये का दाम गिरने लगा था, ठीक है, और गरीबी और भूखमरी आ गई थी। आगे देखिए, इन द लिस्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक की लिस्ट की बात करें तो फेलियर ही था इनका लिस्ट, क्योंकि इनके समय काफ़ी भुखमरी वगैरह थी, और जो दिल्ली की सल्तनत थे फिर भी वो मंगोल से लड़ने के लिए काफ़ी प्लान करते थे ना, मंगोल टेरिटरी से लड़ने की काफ़ी प्लानिंग की थी इन लोगों ने। अलाउद्दीन डिफेंसिव मेजर, जो अलाउद्दीन का था वो डिफेंसिव मेजर था। अलाउद्दीन का कहना था कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम अपना बचाव करके रखेंगे, और जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनका ऑफेंसिव था, मतलब कि वह युद्ध करेंगे, वह सामना करेंगे, ठीक। फिर देखिए, द सल्तनत इन द 15th एंड कौन सी सेंचुरी है, 16th सेंचुरी, ठीक है। तो आपने देखा था टेबल 1 में किसके बारे में, कौन कौन राजा था किस समय के, उसके बारे में पढ़ा था। आप नोटिस करेंगे कि तुगलक थे एंड सैयद एंड लोधी डायनेस्टी के, और दिल्ली और आगरा में 1526 में आए थे रूल करने के लिए। बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द इंटायर साउथ इंडिया इनके कंट्रोल में आ गया था। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड विच सॉ द इमर्जेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप, और इस समय हम देखेंगे कि इनका जो राजा का शासन था, जो शासन करने वाले लोग थे वो अफ़गान से आए थे, और क्या थे, राजपूत थे। सम ऑफ द स्टेट स्टेब्लिश इन दिस पीरियड वर स्मॉल बट पावरफुल, कुछ जो थे वो उन्होंने छोटे छोटे स्टेट बनाए थे, छोटे छोटे स्टेट बनाए थे, लेकिन वो काफ़ी पावर थे क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होता था। शेर शाह सूरी की बात करें तो उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था मैनेजर ऑफ ए स्मॉल टेरिटरी, एक स्मॉल टेरिटरी के ये मैनेजर थे। फॉर हिज अंकल इन बिहार, अपने अंकल के लिए करते थे काम, बिहार के जो थे। एंड इवेंचुअली चैलेंज एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर, और इन्होंने किसको चैलेंज किया था और हराया, चैलेंज भी किया था और हराया था, किसको, मुगल एम्परर हुमायूं को हराया था, ठीक है। इनसे इनका युद्ध 2 बार हुआ था, 1530 से 1540 के बीच में, 1555 से 1556 में। शेर शाह कैप्चर, दिल्ली को कैप्चर कर लिया था और अपनी एक नई डायनेस्टी, अपना एक नया राज्य साम्राज्य बनाया था। इसके बाद सूर डायनेस्टी रूल्ड फॉर ओनली 15 ईयर्स, लेकिन फिर भी जो ये सूर डायनेस्टी है ना, शेर शाह सूरी, तो ये जो सूर डायनेस्टी है ये 15 साल तक ही कैप्चर राज कर पाए थे। लेकिन इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस करवाया था, जो भी बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने रखा था, तो उसको आगे कौन लेके गए, अलाउद्दीन खिलजी उसको आगे लेके गए, ठीक है। और जो शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन था बिकम द मॉडल, शेर शाह का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो मॉडल बना था, किसके लिए, ग्रेट एम्परर अकबर के लिए। जब अकबर आए तो शेर शाह द्वारा बनाया गया जो एडमिनिस्ट्रेशन रूल था उसी को फॉलो करते हुए और इम्प्रूव करते हुए आगे ले गए, ठीक है। तो बेटा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।